मेरे पापा आइसक्रीम की रेडी लगाते थे। 9 साल की उम्र में जब घर की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम करती थी वो थे हमारे लैंडलॉर्ड्स। अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो कई बार डॉक्टर ने टच करने की कोशिश करी, हमारे फैमिली डॉक्टर ने। मैंने बोला कि पापा मुझे कॉलेज करना है, तो पापा ने कहा बेटा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। सीधे तरह से बात नहीं बन रही है। ऐसा है कि मैं 18 साल की नहीं हूँ, मैं 17 साल की हूँ और बट मुझे जॉब करनी है। मेरे मैनेजर ने मुझे कमरे में बुलाया, उसने कहा कि देखो सोनी, तुम सक्सेस तो हो जाओगी, लेकिन लाइफ में सक्सेस के हमेशा 2 तरीके होते हैं, या तो शॉर्टकट अपना लो या तो लॉन्ग कट से मेहनत करते रहो। घर की चारदीवारी से जब आप बाहर निकलते हो ना, तब आपको एहसास होता है कि असली दुनिया क्या है। मैं एटीएम से पैसे निकालने जा रही थी, एक लड़का कान के पास आके बोलता है कि कितना चार्ज करोगी। उन दरिंदों को मजा आता है हमारे चेहरे पे वो डर देख के। जब हम वो कहते हैं ना भगवान के लिए हमें छोड़ दो, वो भगवान के लिए हमें छोड़ दो, वो जो डर है, वो डर उन्हें देख के बहुत सुकून मिलता है। हम जितना चिल्लाएंगे वो उतना हम पे हैवानियत दिखाएंगे। टीआरडी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज की जो गेस्ट रहेंगी वो रहेंगी सोनी मिश्रा। आइए सोनी से ही जानते हैं उनके बारे में। स्वागत है सोनी आप। हेलो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू यहाँ बुलाने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज फाइनली मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने जा रही हूँ चीज़ों को लेके। नाम आपने मेरा बता ही दिया, सोनी मिश्रा। तो एज अ प्रोफेशन मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ निकॉन में, और एज अ पैशन मैं राइटर हूँ, पोइट्री लिखती हूँ, और पोइट्री मैं बहुत डिफरेंट टॉपिक्स पे लिखती हूँ। ये है कि बाकी लाइफ के कुछ गोल्स हैं, एक अच्छी स्पीकर बनना चाहती हूँ कि लोग मुझे सुने। फैमिली में मम्मी हैं, पापा हैं, मैं हूँ, छोटी बहन है, छोटा भाई और 3 पेट्स हैं, उनको नहीं भूल सकते हम। बाकी मैम यही एक छोटी सी जिंदगी है। सोनी बचपन कैसा रहा? बचपन जैसे एक वो होते हैं ना दादी अम्मा वाले बच्चे, तो मैं वैसी थी। तो दादी अम्मा वाले बच्चों को कैसा लगता है कि वो बहुत समझदार हैं, उन्हें सब पता है। जब मैं बड़ी हुई तो समझ में आया मुझे सच में बहुत समझदार थी, मुझे सच में ये चीज़ें पता थी। उस टाइम लोग बोल देते थे अरे दादी अम्मा बन रही है, बट एक्चुअली मैं बहुत समझदार थी, क्योंकि मैं 9 साल की थी। और 9 साल की उम्र में जब घर की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी, मम्मी के काफ़ी ज्वेलरीज भी बेचनी पड़ी मम्मी को। तो उस टाइम पे ऐसा था कि मम्मा ने बोला कि मुझे जॉब पे जाना है और मैं जॉब पे जाऊंगी, तुम संभाल लोगी सब। और मैंने पता नहीं किस कॉन्फिडेंस से ये बोला कि हाँ मम्मी आप जाओ, मैं सब संभाल लूंगी, अपने भाई बहनों को भी संभाल लूंगी, सब कुछ संभाल लूंगी। और उस 9 साल की एज में मतलब मम्मी का जॉब पे जाना, मेरा सिबलिंग्स को संभालना, स्कूल से आना, खाना बनाना, कपड़े धोना, वो सारी चीज़ें मुझे बहुत जिम्मेदार लगने लग गई कि ये मेरी जिम्मेदारी है। हम जब तक मम्मी पापा जॉब से नहीं आ जाते थे, हम कभी भी बाहर नहीं जाते थे, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि हम अगर नहीं भी कुछ करेंगे तो हमारे पेरेंट्स को बताया जाएगा कि आपके बच्चों ने ये किया वो किया। क्योंकि हमने सबसे ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस जो हमारा बचपन में रहा ना, वो लैंडलॉर्ड से रहा। किससे रहा? लैंडलॉर्ड से, मतलब अच्छा। हमारे जो, क्योंकि हम रेंटेड थे, हम एक रूम में सारी पूरी फैमिली हम रहते थे। तो लैंडलॉर्ड क्या करते थे, अक्सर उनको ये समझ में नहीं आता था कि ये छोटे बच्चे हैं, उनको ये समझता था कि ये मेरा घर है, ये साफ रहना चाहिए, ये अच्छा रहना चाहिए। तो हम स्कूल से आते थे, स्कूल से आते वो हम पे प्रेशर करते थे कि ये बर्तन धो के हटाओ, ये कपड़े देखो ये कैसे है, कितना गंदा रखा हुआ है घर, क्या है क्या नहीं है। तो वो चीज़ें इतना वो लगता था कि अगर हमने कुछ और गलतियां कर दी तो मम्मी पापा को क्या बोला जाएगा कि आपके बच्चे ने उल्टा जवाब दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने भाई बहनों को बहुत तराशना है, उनको बहुत संभाल के रखना है। तो ऐसे करते करते स्कूलिंग ख़त्म हुई। जब स्कूलिंग ख़त्म हुई, 12th हुआ, तो बट हाँ मैंने अपनी पढ़ाई से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैंने अपने 12th में टॉप किया, तो विथ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसके बाद जब पढ़ाई ख़त्म हुई तो कॉलेज का टाइम आया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपने सोचा नहीं होता है, बट लोग आपको चढ़ा देते हैं, तो आप सोचते हो कि हाँ मे बी हम भी ये भी कर सकते हैं। जब मैं 12th में थी तो मुझसे कोई पूछता था तुम्हें क्या बनना है, तो एक्चुअली मुझे कुछ भी नहीं बनना था, क्योंकि मैं बोलती थी मुझे जॉब करना है, मुझे 12th के बाद जॉब करना है, मेरे कुछ सपने हैं, मुझे उसे पूरे करने हैं। तो मैम भी पूछती थी अब तुम्हें क्या बनना है, तो मैंने कहा मैम मुझे जॉब करनी है। बट 12th में अच्छे परसेंटेज आए, तो जब फ्रेंड्स ने भी बोला कि तुझे तो रेगुलर कॉलेज मिल जाएगा, ट्राई कर, तो मैंने कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स पे प्रेशर डाला। पापा से कहा कि पापा, अब मेरे पापा आइसक्रीम की रेडी लगाते थे और मम्मा एक्सपोर्ट में जॉब करती थी। इतना अंदाज़ा आपको नहीं हो पाता है कि क्या अफोर्ड कर सकते हैं माँ बाप, क्या नहीं कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि पापा मुझे कॉलेज करना है, मुझे मेरे परसेंटेज अच्छे हैं, मुझे कॉलेज करना है, 4 साल की मेहनत है, उसके बाद फिर इतनी अच्छी प्लेसमेंट मुझे मिल जाएगी। तो पापा ने कहा बेटा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं तुझे पढ़ने के लिए मना नहीं करूँगा, तू पढ़, तुझे जितना पढ़ना है, बट मैं तेरा कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अगर आज मेरा कॉलेज अफोर्ड नहीं हो पा रहा है तो कल को मेरे सिबलिंग्स के साथ भी ऐसा ना हो। तो मैंने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं। मैंने फिर ओपन से अपना ग्रेजुएशन किया, ड्यू से, विद जॉब। मैंने जॉब सर्च करने लग गई।
तो जॉब ढूंढते ढूंढते मुझे पता चला कि कितना मुश्किल है। आप आई वॉज 17 ईयर ओल्ड, तो 17 ईयर ओल्ड में जॉब आपको वैसे नहीं मिलती, क्योंकि बाहर के बोर्ड्स पे लिखा होता था कि बाल मजदूरी करवाना निषेध है। तो वो पढ़ के फिर भी जैसे तैसे मैं कंपनी में गई। मैंने कहा कि अब सीधे तरह से बात नहीं बन रही है, तो मैंने झूठा रिज्यूम बनवाया। उसमें मैंने लिखवाया कि मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1997 है, और मैंने वो रिज्यूम दिया। उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि बेटा आप 18 साल के हो? मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल। तो उस टाइम पे वो हो तो गया, बात तो हो गई। फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किए। फिर मुझे लगा कि पता नहीं कब ये बात खुल जाए और कब मुझे जॉब से निकाल दिया जाए। तो मैंने अपने सीनियर को बता दिया विदिन 10 डेज कि ऐसा है कि मैं 18 साल की नहीं हूँ, अभी 4-5 महीने बचे हैं, तो मैं 17 साल की हूँ और बट मुझे जॉब करनी है। तो उन्होंने मेरे मैनेजर को बताया। फिर सबने मुझे ऐसा दिखाया कि वी आर कोऑपरेटिंग विथ यू, और ठीक है चलेगा, हम तुम्हें इंटर्न दिखा देंगे, ऐसा ऐसा। मैं बहुत खुश कि दुनिया में इतने अच्छे लोग भी होते हैं, क्योंकि दुनिया पहली बार देखी थी कि दुनिया कैसी होती है। दुनिया देखने के लिए वो सीढ़ी पहली थी। घर की चारदीवारी से जब आप बाहर निकलते हो ना, तब आपको एहसास होता है कि असली दुनिया क्या है। करेक्ट। पापा ने बोला भी था कि बेटा आपके पास हमेशा 2 रास्ते आएंगे जब आप सीधे जाओगे, आप पे डिपेंड करता है आप उन दोनों रास्तों में मुड़ना है या सीधे चलना है। वो बात मुझे हमेशा याद रहती है। पापा की बहुत सारी ऐसी कई बातें हैं कि लाइफ के बहुत स्टेज पे आपको काम आती है। तो मुझे लगा दुनिया बहुत अच्छी है, दुनिया बहुत कोऑपरेटिव है। बट 4-5 दिन ही हुए थे जॉब करते हुए, तो मेरे मैनेजर ने मुझे कमरे में बुलाया। उन्होंने बोला कि सोनी देखो, तुम बिहार से हो, ज़रूरतमंद हो। मैंने कहा जी सर बिल्कुल हूँ ज़रूरतमंद। तो उन्होंने कहा कि देखो सोनी, तुम सक्सेस तो हो जाओगी, तुम ऐसे भी हो जाओगी, तुम मेहनती हो जाओगी, लेकिन लाइफ में सक्सेस के हमेशा 2 तरीके होते हैं, या तो शॉर्टकट अपना लो या तो लॉन्ग कट से मेहनत करते रहो। तुम्हारी जो सीनियर है उसने भी देखो शॉर्टकट अपनाया था, आज देखो वो कहाँ है। तो मुझे नहीं समझ में आया एक्चुअली में कि उन्होंने 17 साल के बच्चे को कैसे ये सब समझ में आएगा। नहीं आया मुझे। और मैंने भी पागलों की तरह जाके सबको बता दिया कि सर ने मुझे बोला है कि आपको शॉर्टकट अपना लो, आप बहुत आगे चले जाओगे। अब वो बात इतनी आगे बढ़ गई, क्योंकि बाकी सबको पता था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो बात इतनी आगे बढ़ गई कि मुझे कॉल आता है रात में 10:30 बजे कि कल से ऑफिस मत आना। एंड आई वॉज शॉक्ड कि मैं क्या बोलूँ अब घर पे। घर वाले इतने खुश हैं कि फाइनली उसने अपना करियर स्टार्ट कर लिया है। मैं इतनी खुश हूँ कि मेरे ड्रीम्स की तरफ मेरे स्टेप्स बढ़ रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आया कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो सीधा मना कर दिया अब नहीं आना। तो फिर मैंने उनके जो मतलब मेरे सर थे दूसरे, मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा सर ऐसी ऐसी चीज़ है, आप कुछ करो ना अगर कर सकते हो तो। फिर जैसे तैसे ये बात सॉल्व हुई। बट मुझे वही समझ में आया कि अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया था, अभी तो मैं जस्ट स्कूल करके बाहर निकली हूँ, और अभी ये चीज़ें मेरे सामने आ रही है कि आप शॉर्टकट देख लो या आप लॉन्ग कट देख लो। तो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल लग रहा था वो चीज़ें। किसी भी लड़की के लिए सोनी इतना आसान नहीं है स्टेप आउट करना, अपने आप को संभाल के रखना। मतलब दरिंदे भरे पड़े चारों तरफ। बिल्कुल। ये तुमने अभी रिसेंट एक केस हुआ है, उसमें भी आप जाके देख सकते हो कि शी वॉज अ डॉक्टर, 31 ईयर ओल्ड, शी इज नॉट ए किड। तो उसको किस हद तक मतलब यातनाएं दे के उसके साथ ये सब हुआ है। मैम रेप पे तो मैं एक बात कहना चाहूँगी, बहुत जो मैंने बहुत ज़्यादा करीब से फील किया है कि रेप होने में और रेप के थॉट में बहुत माइनर से लाइन का फ़र्क है। जो रेप थॉट है ना, उससे हम रोज़ गुजरते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैं क्या कोई भी लड़की जब रोड पे निकलती है, उसे कितनी निगाहों से होके गुजरना पड़ता है। ऑटो वाला उन्हें अलग तरीके से देख रहा है, कोई ट्रक वाला उन्हें अलग तरीके। अगर लड़की 5 मिनट रोड पे खड़ी हो जाए तो 4 गाड़ियां आकर रुक जाती हैं। उनको लगता है कि ये मान जाएगी, मतलब वो इतनी ईजिली अवेलेबल समझते हैं लड़कियों को। लॉकडाउन का टाइम था मैम, मैं ATM से पैसे निकालने जा रही थी, एक लड़का कान के पास आके बोलता है कि कितना चार्ज करोगी, एंड आई वॉज 19 ईयर ओल्ड। उस टाइम पे एक लड़का पीछे से आके बोलता, क्योंकि मैं अकेली थी और मैं रोड पे चल रही थी। तो वो इतना शॉकिंग होता है ना कि हम सिर्फ अपॉर्चुनिटी एक जो मिस हो जाती है लोगों की, हम यही मान सकते हैं कि मतलब अगर 1000 लड़कियां उस चीज़ से डेली गुजर रही हैं, उस थॉट से, तो कुछ जो लड़कियां हैं वो उस थॉट को कंप्लीट होने में फंस जाती हैं। अदरवाइज अगर अपॉर्चुनिस्ट हो, अगर लड़कों को मौका मिले या उस टाइम भी, तो उन 1000 के 1000 लड़कियों का रेप हो सकता है, क्योंकि हम उस थॉट प्रोसेस से डेली गुजरते हैं। बहुत बारीक लाइन का फर्क है। पुरुष प्रधान जो समाज है ना, उसमें हमें एक ही चीज है कि हमें थॉट बदलनी है। वो थॉट कैसे बदलेगी, वो हम अपने जैसे जो चीज समझ रहे हैं, आज के जैसे जो पेरेंट्स हैं, हम हैं,
या तुम्हारी कल को तुम पेरेंट्स बनोगे तो जो बच्चों को, जो लड़कों को परवरिश देनी है ना, उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना होगा, उसको हमें शुरू से समझाना होगा कि यू हैव टू रिस्पेक्ट वुमेन। ये हमें माओं को ही करना होगा ये काम, ऑब्वियसली। हाँ, लड़कियों पे बंदिशें बढ़ाने से ज्यादा बेटों की परवरिश पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल वही है मैम। और मैम कुछ चीजें और भी है, जैसे अभी हम देखें तो इतनी इजीली अवेलेबल हैं सारी जो वीडियोस हैं एंड ऑल, कि हर कोई एक्सेस कर पाता है। तो इतना बैड कंटेंट अवेलेबल होना ऑनलाइन, कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदार है उस थॉट का कि लड़कियों को, मतलब मैंने ये चीज़ देखी है कि रेप और एक नॉर्मल फिजिकल रिलेशन में एक बहुत छोटा सा फर्क है। उन दरिंदों को मज़ा आता है हमारे चेहरे पे वो डर देख के, जब हम वो कहते हैं ना भगवान के लिए हमें छोड़ दो, वो भगवान के लिए हमें छोड़ दो, वो जो डर है, वो डर उन्हें देख के बहुत सुकून मिलता है। हम जितना चिल्लाएंगे वो उतना हम पे हैवानियत दिखाएंगे। और रेप ऐसा नहीं है कि जो सामने आ जाते हैं वही होते हैं, कई घरों में डेली रेप होते हैं, जब एक वाइफ की विदाउट परमिशन उनको टच किया जाता है। ऑफिसेज में रेप होते हैं, जब आपको प्रमोशन के लिए कॉम्प्रोमाइज काइंड ऑफ चीजें बोली जाती हैं। यहाँ मैं गलती लड़की की बताना चाहूंगी कि अगर आप प्रमोशन के लिए किसी के सामने आप खुद को बिस्तर बना रहे हो अपना, तो वो तो लड़की की भी गलती है। आप कम खा के भी गुजारा कर सकते हो, है ना, बट होड़ जो लगी हुई है ना हर चीज की, आगे बढ़ने की होड़, उस होड़ में अपने शरीर को दाव पे लगाया जा रहा है, मन और तन मतलब दोनों को दाव पे लगाया जा रहा है। तो गलती यहाँ कहीं ना कहीं लड़कियों की भी है। मैं ये नहीं कहती लड़कियों की गलती नहीं है, लड़कियों की भी गलती है, बट जो 2-2, 3-3 साल की बच्चियों के साथ हो जाता है उसमें कहाँ से हम गलती निकालेंगे। सही बात है। कॉर्पोरेट में बोल दिया, जॉब में बोल दिया कि लड़कियों की गलती है, बट आप जो नॉर्मल लाइफ में वहां कहाँ से निकालोगे। 2-2 साल के बच्चों को नहीं छोड़ते वहां पे, आप कैसे बच्चे की 2 साल के बच्चे क्या गलती निकालोगे। मैम अगर बच्चे की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा छोटा बच्चा होगा जो इस चीज़ से ना गुजरा हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। क्या होता है कि अगर मैं आपको बताऊं पर्सनल एक्सपीरियंस, जब हम अपने पेरेंट्स से शेयर भी करते हैं ना, शायद हम उतने ओपन माइंडेड पेरेंट्स बन सकें कि हम अपने बच्चों को सुने और उन्हें बताएं कि क्या है क्या नहीं। बट हमारे टाइम के जो पेरेंट्स हैं उनको अगर हम बताते थे, वो बोलते थे रास्ता चेंज कर दो। अगर हमें बोलते थे हमें ये चीज़ से परेशानी हो रही है, हमें किसी ने बैड टच किया, तो वो बोलते थे वहाँ जाना छोड़ दो। मतलब अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो कई बार डॉक्टर ने टच करने की कोशिश करी, हमारे फैमिली डॉक्टर ने, बट मुझे पता था एक्चुअली में कि ये लड़कियों को सेंस होती है, बाय बर्थ सेंस होती है, दे कैन अंडरस्टैंड द टच, वो सेंस होती है लड़कियों में खासकर, वो सेंस होती है। क्योंकि बोलते हैं ना कि आप रॉन्ग टच और राइट टच बताओ, बट ऐसा होता है, इंटरनल फील हो जाता है कि आपका कुछ गलत हो रहा है। तो वो चीज़ है कि पेरेंट्स से बोला, बट पेरेंट्स ने बोला कि रास्ता चेंज कर दो, मत जाओ उनके पास। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया उस चीज़ पे। तो मैं आज जब मैं बड़ी हुई तो मैं सोचती हूँ कि क्यों नहीं लिया, उन्हें लेना चाहिए था, उन्हें जाके बोलना चाहिए था कि तुमने मेरे बच्चे को टच कैसे किया। तो वो चीज़ें हैं, हर बच्चा इस चीज़ से गुजरता है, कहीं कभी बस में, बिल्कुल, कभी स्कूल्स में, कभी ट्यूशन में, कभी कहीं। लड़कियों के साथ ना सोनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, ये होती है कि अपने आप को प्रूव करते रहना पड़ता है कि हाँ ये बैड टच उस तरफ से था, मैं इन्वॉल्व नहीं थी। Correct. ये प्रूव करना इज ए बिग डील, राइट। वहां आप कैसे प्रूव करोगे। अभी जैसे मैं हूं एज ए मदर, आई अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, सो आई गिव माई किड्स दैट स्पेस। वो चीज दी कि कुछ भी ऐसा हो थप्पड़ मारो मैं वहीं खड़ी हूं, पापा वहीं खड़े हैं। तो ये कॉन्फिडेंस आपको अपने बच्चे में देना जरूरी है। ये पेरेंट्स के एंड से ना सिर्फ इतना हो सकता है कि यू गिव कॉन्फिडेंस टू योर किड्स। करेक्ट। और उतना बच्चों को भी अपने पेरेंट्स से सच बोलना होगा कि हाँ ये नहीं कि आप किसी को भी गलत फंसवा दो, क्योंकि आजकल नाजायज फायदा उठाने वाले लोग ज्यादा मिल जाते हैं। एक चीज और है मैम, मैं जैसे अभी इंस्टा पे हम लोग देखते हैं, एक चीज है कि लड़कियों को भी आई डोंट नो क्या होड़ है, किस चीज की होड़ है। अगर हम देखें कि आप ठीक है, आप हम हमेशा बोलते हैं फेमिनिज्म, बट एक्चुअली में फेमिनिज्म है क्या। फेमिनिज्म ये नहीं है कि आप कहते हो राइट टू वेयर द क्लॉथ्स, बट कैसे, कितने, आप पहनो जो पहनना है आपको, ठीक है, आपके राइट्स आपके कपड़े पे, बट अगर आप कपड़े पहन रहे हो तो आपको इतनी तो रखनी चाहिए कि आपके प्राइवेट पार्ट्स ना शोकेस हो। आप कौन सा फेम कमाना चाहते हो, आपके जो कमेंट्स है वो सिर्फ नेगेटिव से भरे हुए हैं। डिग्निटी मेंटेन करनी बहुत जरूरी है किसी भी चीज में। आप ऑफिस जा रहे हैं, अगर आप ऑफिस फ्रेम के हिसाब से कपड़े नहीं पहनने, तो ये आपको खुद को देखना है। इसमें आपको ना कोई मॉरल पुलिस आपके साथ नहीं रहेगी कि वो बताएगी, क्योंकि
आपके मॉरल्स आपके अपने हैं ना, आप दूसरे के हिसाब से नहीं चल सकते। मेरे लिए साड़ी में भी बहुत कंफर्टेबल है, आपके लिए साड़ी में भी ना कंफर्टेबल हो, राइट? Yes. मेरे लिए जीन्स टी शर्ट कंफर्टेबल नहीं है, आई एम हैप्पी विद कुर्ता एंड दुपट्टा सूट सलवार। आप नहीं हो कंफर्टेबल, आप जीन्स में, इट डजंट मीन कि वो खराब है या ये सही है। असली बात ये है कि रहो, एक डिग्निटी के साथ रहो, वो सबसे जरूरी है। डिग्निटी मेंटेन करना हर जगह पे। देखो, हैवान की नजरें धीरे धीरे बदलेंगी, बट आपको स्ट्रॉन्ग रहना बहुत जरूरी है। तो मेरे हिसाब से जो फेमिनिज्म है वो 3 से डिफाइन हो जाता है: एक्सप्लेनेशन, एलिगेशन एंड एक्सपेक्टेशंस। सो एक्सपेक्टेशंस मीन्स कि जैसे हम बचपन से ही हम उम्मीद करते हैं कि आप लड़की हो और लड़की की तरह ही आपके ड्रीम्स होने चाहिए। मतलब 50% लड़कियां आज भी अपने करियर को सीरियस नहीं लेती हैं। ये बहुत बड़ा सच है। वो इसीलिए नहीं लेती, उनको पता है शादी के बाद पता नहीं हम इस करियर को कंटिन्यू कर भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि हमें बोला जाएगा अब तो बेबी हो गया है, छोड़ दो जॉब, आपको बेबी देखना पड़ेगा, या आप कमाने जा रहे हो तो आपके पीछे कितने लॉसेस हो रहे हैं आपको वो भी तो देखना पड़ेगा। तो ये हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। एलिगेशंस की अगर हम सक्सेस हैं तो हम भी वो क्लेम्स ना लगाओ कि हमने कोई शॉर्टकट अपनाया है, या हाँ हमने कुछ ना कुछ 2 नंबर को कुछ ऐसे, हम भी मेहनत से प्रमोशन ले सकते हैं। यहाँ मैंने एक लाइन 2 लाइन मैंने लिखी हुई है कि कितना आसान है एक औरत को हराना, उठाकर बस एक उंगली उसे चरित्रहीन बताना। करेक्ट मैम। आप बता दोगे उसको कैरेक्टरलेस, कह दोगे चरित्रहीन, बट सारी जिंदगी निकल जाएगी आपको वो क्लैरिफिकेशन देने में। आप नहीं कर सकते क्लैरिफाई किसी को चीजें, क्योंकि आप वीडियो कैमरा 24 घंटे साथ लेके नहीं घूम रहे हो। आपकी फीलिंग्स को आप सारे टाइम ऑन लाइव करके नहीं चल सकते, वो आपको खुद को पता है। तो ये बना रखी हैं चीजें, में भी पुरुष प्रधान समाज रहा है हमेशा से, तो इसीलिए कुछ हमारी भी बहनें हैं जो ये सब में इंक्लूड रहती हैं, है ना। तो हम अकेले मेल को इस सब के लिए इल्जाम नहीं दे सकते, फीमेल भी इंक्लूडेड रहती हैं। तो धीरे धीरे बदलेगा सोनी, सब बदलेगा। एजुकेशन काफी चीजें चेंज करती है, तो होप हम फिंगर क्रॉस ही कर सकते हैं कि एजुकेशन इतना चेंज करे माइंड को कि बच्चे खुली हवा में सांस ले पाए। एक्सप्लेनेशन भी बहुत मांगी जाती है, जैसे कि तुम्हारी नाइट शिफ्ट क्यों है, तुम्हारी छुट्टियां क्यों नहीं है, तुम्हें लेट आवर्स वर्किंग क्यों करना है, तुम्हें आउट सेशन ट्रैवल क्यों करना है, तुम तो लड़की हो, तुम्हें। अब जैसे मैं हूँ, मेरी जो जॉब है, मेरे को हर 2-3 महीने में बहुत सारे ट्रिप्स करने होते हैं, क्योंकि मेरे को ट्रेनिंग देने जाना पड़ता है बहुत जगह पे। तो अगर मेरे पेरेंट्स ये पूछेंगे मुझसे कि तुम्हें ही क्यों जाना है, तो इतने एक्सप्लेनेशन हम नहीं दे सकते, क्योंकि लड़के नहीं देते। बट आजकल की लड़कियों ने फेमिनिज्म का मतलब ये समझा है कि हम कुछ भी पहन सकते हैं, हम कैसे भी वीडियो बना सकते हैं, हम गालियां दे सकते हैं इक्विवेलेंट लड़कों के, और हम नशे कर सकते हैं, और हमें ये पूरे राइट्स हैं। वर्स्ट पार्ट जो ये ड्रग्स एंड ऑल है ना, यही आप लोगों को फिर बहुत हद तक गलत रास्ते पर लेके जाते हैं, और आपके साथ बहुत सारी चीजें इस वजह से भी घटित हो जाती हैं कि आप नशों में हो, आप ड्रग्स में हो। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं सारे सोलो ट्रिप्स ही करती हूँ, और 1 साल में 7-8 ट्रिप्स मेरे हो जाते हैं। काफ़ी बार ऐसा फेस करना पड़ता है कि लोग मुझे ये सोच के नीचा दिखाते हैं कि सीरियसली तुम बियर तक नहीं पीती। मतलब मैं कितनी डिग्रेडेड हूँ, मैं कितनी पिछड़ी हुई देश की लड़की हूँ कि मैं ड्रिंक नहीं करती तो मैं बहुत वो हूँ। तो कहते तुम एक बियर तक नहीं पीती, ऐसा कैसे, स्मोक तक नहीं करती। अरे तो मैं घूमने आई हूँ, मैं एक्सप्लोर करने आई हूँ खुद को, अपने पेशेंस को, अपनी एबिलिटीज को, खुद को खोजने आई हूँ। मैं ये सब करने नहीं आई हूँ सोलो ट्रिप पे। तो ये सारी चीजें भी मतलब बहुत माइंडसेट हो गया कि अगर लड़की ओपन माइंडेडली कहीं घूम रही है तो वो सब कुछ करती होगी। तो ये इतना नेसेसरी नहीं है ये चीजें। ये बनाया भी तो लड़कियों ने है ना फिर। बिल्कुल, इसमें आप किसी और को ब्लेम आउट नहीं कर सकते, इसमें आप खुद ही अपनी इमेज खराब कर रहे हो। अपनी क्या, अपने साथ साथ 4 लड़कियों की और कर रहे हो खराब। आप बूस्ट कर रहे हो इन चीजों को, लड़कियों को। एक नॉर्मली फिनोमेना देखा गया कि पहले जब बच्चों को ज्यादा सप्रेस किया जाता ना, और फिर उनको जब आजादी मिलती है तो वो ना स्प्रिंग की तरह उछलते हैं कि मुझे सब कुछ करके देखना है। पेरेंट्स अगर बच्चे की क्यूरियोसिटी जब बढ़ने लगती है, उसी टाइम अगर उसको समझा दें, दबा दें या बता दें, दबानी नहीं चाहिए, क्यूरियोसिटी को शांत करना चाहिए, क्यूरियोसिटी शांत कर दें तो फिर बच्चा ना बवाल नहीं मचाता, वो फिर कंट्रोल में रहता है, उसको उसकी लाइफ खराब नहीं होती। हाँ मैम, जैसे आजकल आपने देखा होगा कि लोग सोचते कि अरे सब कुछ ओपन माइंडली शेयर होना चाहिए आपस में। तो मतलब पहले के टाइम पे ऐसा होता था, इवन कि सिस्टर कभी अपनी बहन से ये भी नहीं बोल सकती कि मैं किसी लड़के से बात कर रही हूँ।
हम अपने पेरेंट्स से इतने वो नहीं थे, अगर एक बार फोन टू बज गया रात में 10 बजे तो पापा बोलेंगे कि इतनी रात में कैसे बज सकता है। आज के टाइम पे वो नहीं पूछते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे ठीक है, हम बड़े हैं, सक्सेस है लाइफ में, ट्रस्ट हो गया, ट्रस्ट है उनको। बट अब क्या है कि अब आपस में ही सब बोलता कि बेटा मुझे बता दो आपको कोई बॉयफ्रेंड है तो, अरे ऐसे कैसे, आप उन्हें देखो तो उन्होंने राइट पर्सन चूज किया है नहीं किया है, आप तो परखेंगे उन्हें। तो बहुत ज्यादा हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, बट अपने बहुत सारी चीजें पीछे छोड़ते जा रहे हैं जो एक्चुअली में सही भी नहीं है, क्योंकि हम सही जा नहीं रहे हैं। तो ये चीज है। जैसे मैं अगर एक चीज बोलूं कि अगर मुझे लाइफ में कभी मौका मिले कुछ चेंज करने का, तो मैं अपनी मदर की लाइफ चेंज करना चाहूंगी। कि मैं वैसे उन पे एक मैंने लाइन लिखी थी कि उन दिनों तुम खुद को आईने में देख इतराया करती थी, अपने पसंदीदा कपड़े और मेकअप से खुद को सजाया करती थी। सुना है गाने की बहुत शौकीन थी तुम, अपने सारे मधुर संगीत गुनगुनाया करती थी। सिर्फ तुम्हारी पहचान छोड़ तुमसे सब संभल गया ना माँ, सच कहो सब बदल गया ना। तो मैं उनकी लाइफ दोबारा लिखना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने अपना बचपन राजकुमारी की तरह जिया है। उनके पापा मतलब मेरे नाना जी बहुत वेल सेटल्ड पर्सन थे, बट उस टाइम पे शहर का बहुत क्रेज था कि अगर लड़का शहर में है तो बहुत सक्सेस होगा। तो मेरी मम्मी ने अपना पूरा बचपन राजकुमारी की तरह जिया था, कभी एक पैसे के लिए उन्हें सोचना नहीं पड़ा। तो बट पापा से जब शादी हुई, पापा उतने वेल सेटल्ड नहीं थे, अरेंज मैरिज थी, बट उसके बावजूद मम्मी ने इतनी एडजस्टमेंट्स की। अगर एडजस्टमेंट सीखना है तो मैं अपनी माँ से सीखूंगी। उन्होंने आज तक कभी किसी चीज़ के लिए शिकायत नहीं की। उन्होंने जो लड़की कभी अपने कपड़ों में ये नहीं देखती थी कि एक बार जो पहना मैं दोबारा पहनूं या ना। जॉब के टाइम पे उन्होंने 2 साड़ियों में 2 साल तक जॉब किया, मतलब आती थी वो साड़ी धो के रखती थी, फिर अगले दिन वही साड़ी पहन के जाती थी। मतलब वो स्ट्रगल मैंने उनका देखा है। मैं पूछती थी मम्मी से, बहुत लोग, मैंने कहा मम्मी सब लोग इतना सोना चांदी पहनते हैं, आप क्यों नहीं पहनते हो? आप कान में नहीं पहनते हो, आप नाक में नहीं पहनते हो, क्यों नहीं पहनते हो? तो मम्मी हमेशा बोलती थी मुझे शौक नहीं है, मुझे शौक नहीं है इन चीज़ों का। तो मैं मान जाती थी कि मेरी मम्मा को शौक नहीं, मेरी मम्मा वैसी बहुत सुंदर है, उनको शौक नहीं है। तो एक बार लैंडलॉर्ड ने बोला कि रूना, मतलब मेरी मम्मी को कहा कि रूना एक काम करो, टॉप्स ले लो सोने के। मम्मी से बोलने से पहले मैं बोल पड़ी, मैंने कहा मेरी मम्मा को शौक नहीं है इन चीज़ों का। तो वो बोलती हैं बेटा शौक सबको होता है, पैसे होने चाहिए। तो मेरे दिमाग में वो खटका कि अच्छा ये रीज़न था, रीज़न ये था। और मेरी मम्मा मुझे हमेशा से ये बताती रही कि मुझे शौक नहीं है। तो मैंने अपनी मम्मा से बहुत कुछ सीखा है। मतलब वो 10-10 घंटे 12 घंटे काम करके आती थी, हमें भी देखती थी। आज तक उन्होंने कभी हमें एक हाथ नहीं लगाया, थप्पड़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको ये लगा कि ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी कभी। उन्होंने हमें कभी गालियाँ नहीं दी, और इसलिए आज हम तीनों भाई बहनों में किसी की ये हैबिट नहीं कि वो एक छोटी सी कोई गाली दे किसी को। हमें बहुत खराब लगता है कोई गाली, छोटी सी भी गाली यूज़ करे। तो मैं अगर कभी वक्त मिले तो मैं अपनी मम्मा का जो प्रेजेंट है ना वो दोबारा लिखना चाहूँगी, बट कह सकते नहीं हो जाएगा, कोई नहीं, चाहने से सब कुछ मिल जाता है। देखो मैनिफेस्टेशन के साथ आपको उस दिशा में आगे बढ़ना भी है, मेहनत भी आपको करनी है, तो फिर चीजें होती चली जाती हैं। अच्छा सोनी एक बात बताओ, जैसे बचपन थोड़ा सा तंगहाली में गुजरा, कभी कलर को लेके इन सब चीजों को लेके सुनने को मिला है? बहुत बहुत मिला है मैम। कैसा फील होता है? मैम सच बुरा ही फील होता होगा, आई नो दैट, बट आई वांट टू लिसन द एग्जैक्ट इमोशंस यू वेंट थ्रू। मैम थोड़ा अपोजिट है मेरे साथ। एक्चुअली मैम मुझे कभी बुरा नहीं लगा। ओके, हाँ, नाइस। क्योंकि उसका रीज़न है, मुझे ऐसा लगता है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि चीज़ें घर से शुरू होती हैं। घर से अगर आपको मोटापे के लिए बोला जाता है शुरू से ही, अगर आपको वो डिसएडवांटेज में गिनाया जाता है, तो आप उसको हमेशा, चाहे दुनिया आपको कितना कॉन्फिडेंट फील करा दे, आप कभी कॉन्फिडेंस फील नहीं कर सकते। चाहे कलर हो, चाहे आपका हेल्थ हो, या आपकी हाइट हो। मेरी मम्मा खुद बहुत फेयर है, वो बहुत फेयर हैं, बहुत सुंदर हैं, और बट उन्होंने कभी मुझे एहसास ही नहीं होने दिया कि मेरा कलर डार्क होना मेरी कोई बुराई है या कोई कमी है। जैसे बचपन का एक इंसिडेंट बताऊं, बहुत हंसी वाला इंसिडेंट है कि मैं उस दिन भी सोचा कि इन लोगों को कैसे पता कि बुरा होना एक बीमारी है या एक बुरा है। तो मैं क्लास में बैठी हुई थी, मेरे क्लासमेट्स कहते हैं अरे जाओ काली 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 ऐसे करके। तो उस टाइम पे एक वो चलता था, काली को लूटी बैगन लूटी, उस टाइप से। तो मुझे ना बड़ा अजीब लगा, बहुत बुरा लगा। तो मैं रोते रोते घर आई। मैंने मम्मी से पूछा, मैंने कहा मम्मा मैं काली हूँ? मैंने कहा मैं काली हूँ क्या? और मेरी मम्मा ने क्या किया, मेरा हाथ लिया, हाथ ले जाके और तवे के पास ले गई और बोला मैच करो, कौन काला है, तुम या तवा? मैंने कहा तवा।
मैं मेरे जो कॉन्फिडेंस था ना वो 0 वाला, वो 100 से ऊपर हो गया। और अगले दिन स्कूल में जाके मैंने, मतलब वो लोग हंस रहे थे वैसे मेरे पे, बट मैंने अगले दिन स्कूल में आके बोला, मैंने कहा हेलो, मैं काली नहीं हूँ, तवा काला है, ठीक है। और वो बच्चे मेरे पे हंस रहे हैं, बट मेरा कॉन्फिडेंस 100% है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसके बाद, क्योंकि मेरी माँ ने बोल दिया कि मेरी बेटी बहुत सुंदर है। तो उसके बाद मुझे दुनिया से फर्क ही नहीं पड़ा कभी। बहुत अच्छी बात है ये। बेसिकली ना आपके पेरेंट्स का स्ट्रांग होना, आपकी लाइफ में जो स्ट्रेंथ आती है ना, वो पेरेंट्स के स्ट्रांग होने की वजह से ही ज्यादा आती है। बिल्कुल। उन्होंने कभी मुझे नहीं बोला कि बेटा तेरी शादी में दिक्कतें आएंगी, फेयर लवली लगाओ, या ऐसा देखा ना एड्स देखे हैं कि वो दिखाते हैं कि बेटा फेयर लवली लगाओ, आपके रिश्ते रिजेक्ट हो जाएंगे, बेटा कॉम्प्लेन पियो, ये हो जाएगा। उन्होंने कभी मुझे ऐसा कुछ कहा ही नहीं किसी चीज के लिए। बट आप सेम जगह वो देखो, मेरे फ्रेंड्स का माइंडसेट देखो, तो उनका माइंडसेट कैसे बना कि काला होना एक गलत चीज है या बुरा, क्योंकि उनको यही बताया गया बचपन से कि गोरे हो तो सुंदर हो, और अगर कोई काला है तो वो बेकार है। तो उनका माइंडसेट वैसे ही प्रिपेयर किया जा रहा है, और वो वैसे ही रहेंगे, और अपने बच्चों को भी वैसे ही देखना चाहेंगे, वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो वो चीजें हैं, ये चीजें होती हैं कि चीजें घर से ही शुरू होती हैं। घर से बहुत इम्पैक्ट आता है आपका लाइफ में, आप किधर जा रहे हो किधर नहीं जा रहे हो। घर में बहुत टॉक्सिक माहौल है तो आप गलत रास्ता पकड़ोगे भाई, बिल्कुल होगा, क्योंकि आप प्यार की तलाश में बाहर भाग रहे हो। फिर प्यार मिल रहा है या कोई अपनी इच्छाएं पूरी करके आपको छोड़ के चला जाता है, बहुत डिफरेंस है उन बातों में। तो बहुत जरूरी है पेरेंट्स का स्ट्रांग होना, ये तो फैक्ट है। और फैमिली इज अल्टीमेट थिंग। अब तक अपने जितने भी पॉडकास्ट हुए हैं, अल्टीमेट एक ही रिजल्ट निकला है कि फैमिली साथ है ना तो सब कुछ अच्छा है। अच्छा सोनी, अभी एज क्या है तुम्हारी? 25 साल है। और अब तक क्या क्या कर चुकी हो और क्या क्या करने का इरादा है? बिल्कुल मैम, एक चीज है जो अभी तक मुझे मिली नहीं है, फेम। वो बचपन से चाहिए था। एक होता है आपको बचपन से क्रेज होता है कि मुझे ना ऐसा बनना है। एक्चुअली अगर आप मेरा ड्रीम पूछो तो मुझे वो बनना है कि अगर मैं बोलूँ तो 1000 लोग सुने और 10 लोग फॉलो करें कम से कम। बस मुझे एक स्पीकर बनना है अगर आप कहो तो। बट उसको छोड़ के अगर मैं रखूँ, वो तो मेरा एक ड्रीम है। बट कुछ टारगेट्स थे मेरे लाइफ में एक्चुअली। तो जो मैंने स्ट्रगल देखा पापा का, मम्मी का, या उनके बचपन का स्ट्रगल सुना, तो ऐसा लगा कि जिंदगी में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो करनी है। क्योंकि मैं लड़की हूँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरी शादी हो जाएगी, फिर मैं तो चली जाऊंगी क्योंकि मम्मी पापा वेल सेटल घर देख के कराते हैं सबकी शादी। मैं तो चली जाऊंगी, बट मेरे मम्मी पापा तो सेम स्ट्रगल से गुजरते रहेंगे। तो एज पर माई एक्सपीरियंस मुझे लगता है आपको स्टेप बाय स्टेप टारगेट रखने चाहिए, क्योंकि अगर आप एक पौधा अच्छा लगाते हो तभी पेड़ अच्छे होते हैं। तो मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया, जब मैं जॉब करने लग गई, तो उस टाइम मेरा फर्स्ट टारगेट था कि मुझे अपने भाई बहनों के कॉलेज को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना। तो उस टाइम पे मेरा जो फर्स्ट टारगेट था मैंने किया। मेरी जो सिस्टर है वो आज इंजीनियर है मारुति में, एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। उनका खुद का पैकेज 70K का है, और वो अभी जस्ट 22 साल की है, 21-22 साल की। तो वो मैंने कैसे तय किया, तो सेम चीज़ें थी कि पापा ने बोला कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा मैं कर लूंगी। मैंने कहा आप बस हाँ बोलो, उसे जाने दो, सब मैं कर लूंगी। मुझे नहीं पता मैं कैसे करूंगी, बट मैं कर लूंगी। वो कॉन्फिडेंस सबने दिखाया मेरे ऊपर। मुझे आज भी याद है कि फर्स्ट फीस मैंने अपने किसी दोस्त से कर्ज पे लेके, क्योंकि उस टाइम सैलरी ही मेरी 8 या 9 हज़ार थी, तो किसी से लोन कर्ज में लेके मैंने उसकी फर्स्ट फीस भरी थी, विच इज़ 8500। बट उसके बाद मेरी सिस्टर पढ़ने में बहुत अच्छी थी, तो उसका पूषा कॉलेज था, तो वहाँ पे उसने स्कॉलरशिप्स अच्छे लिए, फिर प्लेसमेंट ली। क्योंकि मैंने उसको बताया कि सी हमारे पास चॉइस नहीं है। बिल्कुल, मैंने उसको क्लियर कर दिया उसका टारगेट। मैंने कहा हमारे पास चॉइस नहीं है, 3 साल है, बट प्लेसमेंट चाहिए और अच्छी चाहिए, बेस्ट चाहिए। तो मैंने उसी हिसाब से उनका डायरेक्शन तय किया कि वो अपने आप को सक्सेस करे और फिर वो करे। फिर मुझे ये था कि मुझे ये नहीं सुनना था कि बेचारी भाई बहनों को सक्सेस करने में खुद सक्सेस नहीं हो पाई। तो मैंने खुद के लिए भी सीढ़ियाँ तैयार रखी। मैंने जब 17 साल से जॉब स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे मैंने एक नॉर्मल लेंस कंपनी से स्टार्ट किया था, उतनी नामी नहीं थी। फिर मैंने वहाँ पे 3 साल काम किया। 3 साल काम करने के बाद कुछ ऐसे भी टाइम आया कि 6 महीने का जब मेरे पास जॉब नहीं थी, उस टाइम पे बहुत अजीब अजीब थॉट्स भी आए। बट क्योंकि घर पे पैसे देने ही होते थे, क्योंकि उस टाइम पे ज़रूरतें उसके अकॉर्डिंग बन चुकी थी। बट उसके बाद फिर मैंने निकॉन में ज्वाइन किया। निकॉन में ज्वाइन करके मैंने बोला कि मुझे पता था मुझे क्या करना है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने राइट्स के लिए फाइट करते हैं। तो मैंने अपने सर से बोला था, सर मुझे मार्केटिंग करनी है। तो सर ने बोला कि मार्केटिंग तुम्हें एज अ गर्ल मतलब कंफर्टेबल हो? मैंने कहा सर मुझे बात करना पसंद है और मुझे पता है मेरी कम्युनिकेशन स्किल से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ।
तो सर ने बोला कि ठीक है, बट तुम्हारी जो सैलरी है 15,000 अभी, उसी पे तुम्हें 3 महीने काम करना पड़ेगा, करके दिखाओ, कुछ कर पाओगे तो हम तुम्हें प्रमोट करेंगे, अदरवाइज तुम्हें फिर इसी सीट पे आके वापस बैठना है। मैंने कहा एक्सेप्टेड। उन 3 महीने में मैंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, जो मैं अपना बेस्ट कर सकती थी किया, और फिर मैंने वो अचीव किया। तो आज तो मैं एक सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ निकॉन में, और टचवुड सारी चीज़ें सेटल हैं। बट उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट टारगेट था वो था मेरा भाई। और भाई के ऐसा था कि भाई के ऊपर मुझे कोई, बहन के ऊपर फिर भी बर्डन था प्लेसमेंट लेने का, भाई के ऊपर मुझे कोई बर्डन नहीं डालना था, उसे फ्री छोड़ना था कि तू वो कर जो तू चाहता है। तो उसको पहले हमने मतलब प्रिपरेशन करवाई उसकी नीट जेईटी की, उसे क्रैक नहीं हुआ, एक बार कराई 2 बार कराई नहीं हुआ। पर मैंने उसको बोला, मैंने कहा एक पेपर तेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा, ये ध्यान रखियो, मैं कभी तुझे उस एक पेपर पे जज नहीं करूंगी। फिर अभी तो वो प्राइवेट कॉलेज से बीटेक कर रहा है। फिर मेरा मेन टारगेट था घर, क्योंकि मेरे पास पेट्स हैं 3 छोटे छोटे, और मेरा ये था कि रेंट वाला जो हमने देखा है ना ज़माना, उस टाइम पे हमें यही था कि बहुत दिक्कतें होती हैं, आपको हर 1.5-2 साल में बच्चों की वजह से इतने शिफ्ट करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने सोचा मैं घर कैसे लूँ, क्योंकि बैंक बैलेंस वो 0 और ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास। तो मैंने कहा कि करना कैसे है, क्योंकि बैंक बैलेंस तो 0 है। पापा ने बोला कि पक्का हो जाएगा जो चीज़ें तुम सोच रही हो। मैंने कहा हो जाएगा, देख लेंगे। मैंने कहा हो जाएगा, कर दूंगी मैं। उसकी वजह से फिर मैंने क्या किया, मैंने मतलब बहुत जगह से लोन्स उठाए, कमेटियाँ करी, बहुत जगह दिमाग लगाया, और 0 बैंक बैलेंस से फिर मैंने अपना घर बनाया, और टचवुड आज अपना घर है, घर बनाया खुद, भाई बहनों को सेटल किया, पापा के लिए शॉप खोल के दी घर पे परचून की, और मम्मा को जॉब से घर बिठाया। सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी वो है, क्योंकि मुझे लगा था पता नहीं और कितना स्ट्रगल करना है इनको। 12 साल से वो जॉब कर रही थी। मैंने कहा 12 साल हो गए इन्हें जॉब करते हुए, और कितना, अगर मैं इन्हें घर पे ना बिठा पाऊँ तो मेरे सारे जो अचीवमेंट्स है वो फेल है। तो उन्हें घर बिठाया, आज सब वो लाइफ जी रहे हैं जो मैं उन्हें देना चाहती थी, और आज उन्हें सोचना नहीं पड़ता। सबसे बड़ी चीज़ मैंने ये बहुत देखी है आज के टाइम पे, कि जब माँ बाप बूढ़े होते हैं तो बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं कि वो एक कंफर्ट जोन दे पाते हैं अपने माँ बाप को, कि उन्हें बिना हेजिटेशन के कुछ से कुछ मांग सके। बहुत हेजिटेशन होती है, मतलब एक छोटी सी अगर फ़ोन भी चाहिए ना, वो सोचेंगे पता नहीं बच्चा रिप्लाई क्या करेगा। तो वो हेजिटेशन नहीं दी मैंने अपने माँ बाप को। वो उनको जो चाहिए होता है, वो ये नहीं सोचते कि सोनी के पास पैसे हैं नहीं है, कैसे करेगी कैसे नहीं करेगी। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं कि अच्छा ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ होनी है। उनको कॉन्फिडेंस है कि इसके पास है, ये कर लेगी, ये कर लेगी। मेरे पास नहीं भी हो तो मैं बोलती हाँ है, मैं कर लूंगी। अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचा है आगे, मैरिड लाइफ के बारे में, शादी कब करोगी, कोई लाइफ में आया? मैम शादी से तो भरोसा उठ चुका है क्योंकि जैसा मैंने आपको अपना बचपन बताया, इतना आपको लगा इस बचपन में मैं इतने दुनिया देख नहीं पाई कि दुनिया में और क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे लोग हो सकते हैं। तो अगर शादी की बात करूं तो अभी रिसेंटली, अगर मैं मतलब अभी आपको जैसी दिख रही हूँ मैं वैसी थी नहीं, मैं पता नहीं कौन से जोन में जा चुकी थी। तो अगर मैं उसकी बात करूं तो 2020 की बात है। 2020 में फैब में एक रिश्ता आया था हमारे पास, लड़का पंजाब में रहता था और मम्मी के फ्रेंड के भाभी का बेटा था, तो नॉन में था। तो रिश्ता आया, मुझे शादी नहीं करनी थी उस टाइम, तो मैं 21 या 22 की थी, बट जिम्मेदारियां भी थी, टारगेट्स भी थे बहुत सारे। तो मम्मी ने बोले एक बार देख लो, देखने में क्या जाता है। तो देखा तो ठीक लगा लड़का, ठीक है, बोला मार्केटिंग में ही है तो फील्ड भी मैच हो गया। तो शादी तय होने के 8 महीने बाद मुझे पता चला कि ही इज़ अ ड्रग एडिक्टेड, क्योंकि एक्चुअली में कभी पता ही नहीं चला, क्योंकि उस दुनिया में हम रहे नहीं हैं, तो हमें कैसे पता होगा कि वैसा इंसान कैसा दिखता है। अब तो मुझे हर दूसरा इंसान देख के पता चल जाता है कि ये क्या करता है क्या नहीं, इतना एक्सपीरियंस हो गया है। बट उस टाइम में नहीं पता था कि कैसे आप कैसे पकड़ सकते हो। तो जब मुझे पता चला कि 8 महीने बाद कि वो ड्रग्स लेता है, तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। मैं चाहती तो वो रिश्ता तोड़ सकती थी पापा मम्मी को बता के सच, पर पता नहीं दिमाग में ऐसा है कि भगवान किसी ना किसी को चुनता है किसी को ठीक करने के लिए। तो मेरा वो माइंडसेट आया कि शायद भगवान ने मुझे चुना हो इसे ठीक करने के लिए। तो मैंने दूसरा रास्ता चुना कि मैं इसे ठीक करूँगी, और मैंने घर में किसी को नहीं बताया। उस टाइम पे मैंने बोला कि मैंने मतलब मुझे लगा कि मैंने पूछा कि कितना मुश्किल होता है इसे छोड़ना उस लड़के से। उसने बोला कि मुश्किल तो नहीं होता, एक बार में छूट जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। मैं कल से छोड़ दूंगा। अच्छा। मैंने कहा हो सकता है इतना आसान हो, मे बी। मैंने ट्रस्ट कर लिया। फिर मुझे लगा कि पंजाब का माहौल ख़राब है, शायद इस वजह से
वो करता हो। मेरी खुद की सैलरी 15,000 थी उस टाइम पे। मैंने उसको बोला मैंने कहा आप कुछ मत करो, अपना बैग पैक करो, दिल्ली आओ, मैं सब देख लूंगी, तो आप आओ, हम यहाँ सब सेटल कर देंगे। वो आया, फिर हमने पीजी देखी, पीजी का मतलब मैंने लोन्स वगैरह लिए उस टाइम पे, उसके लिए सब सेटल करके दिया। तो फिर भी चीज़ें ठीक नहीं हुई, मतलब 2 महीने ठीक रहती थी, फिर तीसरे महीने वही सारी चीज़ें। तो मैं ना एक्चुअली मुझे समझ ही नहीं आया कि कब मैं इतनी डेप्थ में चली गई कि मैं रीजंस ढूंढने लग गई कि मे बी ये रीज़न हो, मे बी वो रीज़न हो, मतलब वो गलत नहीं हो सकता। तो मैं बोल रही थी कि प्यार में पागल इसी को कहते हैं। हाँ, या प्यार में कह लो या डेडिकेशंस में। नहीं, आप प्यार कह सकते हो इसको, ये प्यार में पागलपन होता है। आपको ना प्यार में अंधा होना किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं। हाँ, कह सकते हैं बिल्कुल। बट एक्चुअली में वो मेरे प्यार से ज्यादा बड़ी मेरी कमिटमेंट थी। पता नहीं, मुझे ऐसा फील होता था कि मुझे इसको ठीक करना है, भले ही शादी करनी है नहीं, मुझे इसको ठीक करना है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे नहीं पता चला मैं इतना डेप्थ में कब चली। कभी मुझे लगता था कि क्या पता इसके पास ये बहुत सारी चीजें खो चुका है अपनी लाइफ में, इसलिए मतलब उसने अपनी जॉब का भी झूठ बताया था हमारे पेरेंट्स को कि मैं जॉब करता हूँ, फेक सैलरी स्लिप्स वगैरह दी थी। तो फिर भी मैंने मतलब मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप जॉबलेस हो ये मैटर नहीं करता, आपकी इंटेंशंस क्या है जॉब को लेके ये मैटर करता है, कि आप करना ही नहीं चाहते हो या आपको मिल नहीं रही है। तो उस चीज़ में मतलब मैंने देखा कि मे बी ये सब चीज़ें हो। मैंने उसको बुलेट परचेज करके दी, मतलब मैंने उसे सब दिया, एक राजा बनाया कि अगर इसके पास सब होगा तो मे बी ये कुछ गलत ना करे। बट समझ में आया कि एक्चुअल ऐसा नहीं होता, कि रीजंस कुछ नहीं चाहिए होते हैं ऐसे लोगों को। अगर हल्का कोई चिल्ला भी दे तो वो गलत कर लेता है। तो मतलब मैं अपने आप की अगर बात करूं तो मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी उस रिश्ते में कि मैं पागलों की तरह उसे ढूंढती थी। क्योंकि ऐसे लोग क्या होते हैं ना, आपको गिल्ट में डाल देते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो एक्सेप्ट नहीं करते कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है। अगर मैं फोन पे कह रही हूँ कि मुझे आपकी आवाज़ से लग रहा है आपने कुछ गलत किया है, वो एक्सेप्ट नहीं करता था कभी। और मैं पागलों की तरह उसके लोकेशन ट्रेस कर रही हूँ कि है कहाँ पे, भगवान करे कि आप मुझसे बचा लूँ, क्या पता वो करने जा रहा हो मैं उसे रोक पाऊँ। तो मतलब मैं पागलों की तरह से रोड पे ढूंढती थी कि क्या पता यहाँ मिल जाए वहाँ मिल जाए। रोती थी पागलों की तरह, खुद को भूल चुकी थी मैं, मतलब बिल्कुल। मैं घर में ऐसे एक्चुअली में अगर डिप्रेशन कहें तो मुझे वो फील होने लग गया था कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है। मुझे मेरे पेरेंट्स इतने परेशान थे, वो कहते थे क्या हुआ है, उनको बोलते थे नॉर्मल झगड़ा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कुछ सब ठीक है ठीक है। बट फिर समझ में आया कि मैं तो खो चुकी हूँ खुद को, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है खुद के लिए। मैं तो उसको ढूंढने के चक्कर में सोनी कहाँ गई वो नहीं पता, मैं क्या थी। तो मेरा क्लासमेट है, मतलब मैं इससे ये नहीं सीख देना चाहूँगी कि आप कितना डेडिकेट हो सकते हो प्यार में, मैं इससे ये चीज़ सीख देना चाहती हूँ लोगों को कि आप कैसे ओवरकम कर सकते हो इन चीज़ों में। क्योंकि आज का डेडिकेट होना ना तो बचपन से ही आ जाता है। प्यार 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 इतना बॉलीवुड देखा है ना सबने, तो ये प्यार में पड़ना बहुत आसान है, पर निकल के जीना वो थोड़ा टफ है। और अगर वो बता पाओगे तो सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यस मैम। तो अगर मैं सही बताऊं, क्योंकि वो वर्स्ट जोन था मेरे लिए। क्यों? अगर आप एक रिश्ता चला रहे हो ना, सिर्फ आपको और आपके बॉयफ्रेंड को पता, बॉयफ्रेंड वाली चीज अगर देखें, फिर भी एक पल के लिए थोड़ा आसान होता है। जब पूरे समाज को पता है कि नवंबर में इनकी शादी है और पूरे रिश्तेदारों को पता है कि हाँ ऐसा होने वाला है, आपके मत फैमिली इन्वॉल्व है, तो बहुत टफ होता है। कई बार मैंने कोशिश करी इस चीज़ को ख़त्म करने की, बट कई बार ये थॉट आया कि ज़माने को क्या जवाब दूंगी, क्योंकि उसके हिसाब से तो मैं बहुत खुश हूँ, दुनिया के हिसाब से तो मैं बहुत खुश हूँ अपने रिश्ते में, मैं तो लकी हूँ, लकीएस्ट हूँ, तो क्या जवाब दूंगी। फिर समझ में आया कि एक टाइम पे ऐसा लगा कि धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं चीज़ें मेरे मन से। तो अगर मेनली मैं बोलूँ इसमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल क्या होता है, लोग बोलते हैं ना कि जो दोस्त होते हैं वो सच में बहुत वो होते हैं, स्पेशली वो दोस्त जिन्होंने आपका अच्छा दौर देखा हो। तो मेरा एक दोस्त है सौरभ, वो मेरा क्लासमेट था, तो उसने ये सपने जो मैं पूरे कर चुकी हूँ, ये सपने सुनता था उस टाइम पे कि मुझे घर बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो उसने मुझे कभी रोते हुए नहीं देखा था। तो मैं एक दिन मैं किसी से शेयर ही नहीं करती थी, एक्चुअली मैं बहुत वो हो गई थी, मैं किसी से नहीं बताती थी कुछ। तो मैं एक दिन बहुत रो रही थी, तो उसने मुझे बोला कि क्या क्या हल कर लिया है, मतलब ये क्या बना लिया तूने खुद को, तू भूल चुकी है तू क्या है, तू तो ये थी, तू तो वो थी, तू तो ऐसी थी, तू तो वैसी थी। वो फिर पॉइंट्स क्लिक हो गए कि मैंने कहीं ना कहीं वो समझ में आई बात, कहीं ना कहीं कि कभी कभी ना नॉक नॉक बहुत जरूरी हो जाती है। सच में मैं वो थी
तो उस टाइम पे थोड़ा सा फिर भी एक्चुअली में बहुत टफ होता है, आपको एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं। एंग्जाइटी अटैक्स जो होते हैं ना वो सबसे बुरे होते हैं कि आप बहुत आपके शिवरिंग्स कर रही है, बॉडी शिवरिंग कर रही है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करूं, सब चीजें जाए भाड़ में, किसी से कोई लेना देना नहीं, वो चीज। तो उस टाइम पे मेनली मेरे को ये था कि कैसे करूं मैं, कैसे इन चीजों को भूल पाऊं। एक्चुअली मैं सच बताऊं तो पोइट्री ने मुझे बहुत हेल्प किया। मैं प्यार पे लिखती नहीं क्योंकि प्यार मेरा सबसे वर्स्ट सब्जेक्ट लगता है मुझे, बट पोइट्री ने मुझे ऐसे हेल्प किया कि मेरा एक कुलीग है, प्रियांश नाम है उसका, तो मैं उसको अपने बारे में बता रही थी क्योंकि मैं कभी किसी तीसरे पर्सन से मिलती थी ना, तो मैं उसको ये नहीं बताती थी कि मेरी लाइफ में क्या स्ट्रगल है, मैं उसको ये बताती थी मेरी लाइफ में क्या अचीवमेंट्स हैं। तो जब मैं उसे बता रही थी ना अपने बारे में कि मैं ऐसे काम करती हूँ या मेरा ये है वो है, तो मुझे खुद रिकॉल हो रहा था एक्चुअली में कि मैं क्या हूँ। आपको पेट्स बहुत हेल्प करते हैं, बिल्कुल बहुत हेल्प करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि पेट्स आपकी लाइफ में इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं ना किसी भी चीज में। क्योंकि कुछ नहीं मांगते ना, खाली प्यार मांगते, बस खाली प्यार मांगते देते हैं। इतना है कि बस पूछो मत। यस, आपको पेट्स बहुत हेल्प करते हैं, आपको प्लांट्स बहुत हेल्प करते हैं। अगर आप अपने आप को बहुत करीब समझते हो प्लांट्स के, आप उनकी केयर कर, आपको बहुत हेल्प करता है। थर्ड, आपको फ्री नहीं रहना, आप अपने आप को जितना बिजी रख सकते हो आप बिजी शेड्यूल्स करो अपने, क्योंकि आप जितना खाली अकेले बैठोगे उतना आपको रिकॉल्स होंगी चीजें और वर्स्ट होती जाएंगी चीजें। नेगेटिव चीजें ना ज्यादा हावी होती हैं आपके सिर पे। पॉजिटिव चीजों को जब आप बिल्कुल बैक स्टेज रख देते हो ना, तो नेगेटिविटी इतनी हावी होती चली जाती है ना, तो उसमें जो सुसाइडल थॉट्स आते हैं, जो आपको जिंदगी खत्म करने की बातें आती हैं, वो तभी आती हैं जब आप अपना 100% किसी को दे के और रिटर्न में सिर्फ जूते मिलते हैं आपको, तो आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी होती है। इट्स नेचुरल, बट उससे निकलने आना सबके बस की बात नहीं है। जो निकल गया वो फिर सिकंदर वहीं हो जाता है। मैंने जब उन्हें बताया अपने बारे में तो मेरे को यही लगा कि यार मैंने एक पोइट्री लिखी थी 2019 में या 18 में, तो मैंने कहा मैंने पोइट्री लिखी थी, उसके बाद कहाँ गए मेरे वो स्किल्स। ना मैं अब कोई हॉबी है मेरी, ना मैं कुछ करूँ। 4 साल इन्वेस्ट किए मैंने उस रिश्ते में। 4 साल लग गए मुझे ये करेज लाने में कि मुझे नहीं चाहिए ये रिश्ता, कि मैंने कहाँ गई। तो फिर मैंने स्टार्ट करी थी पोइट्री करना एंड ऑल, खुद को लोगों में घुलना मिलना। तो अच्छा लगा जब अप्रिसिएशन मिली ना, लोगों से तालियां मिली, अप्रिसिएशन मिली और लिखने का मन किया, तो धीरे धीरे पता नहीं कब बट मन हट गया। अब तो सच बताऊं मुझे कभी याद भी नहीं है कि वो कौन था, मुझे नहीं याद आता। लोग बोलते हैं ना कि आप कभी भूल नहीं सकते, आप कभी मूव ऑन हो जाते हो। आप हो जाते हो बिल्कुल। आप जब खुद से प्यार करने लगोगे सब ठीक हो जाएगा और कोई कंधा नहीं चाहिए आपको। ये बहुत बड़ा रॉन्ग थॉट है लड़कियों के बारे में कि हर लड़की को एक कंधा चाहिए होता है मूव ऑन होने के लिए। आप लड़कों को भी चाहिए होता है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको चाहिए होता है उसको चाहिए होता है, बट नहीं चाहिए होता एक्चुअली में, नहीं चाहिए। आप अपने आप को खोजो, खुद को खोजो, ट्रिप्स करो, सोलो ट्रिप्स करो, आप खुद को खोजो। आप जब खुद को खोजने निकलोगे ना, आपको लगेगा अरे क्या यार किसके पीछे टाइम वेस्ट कर रहे थे, ये फीलिंग आती है किसके पीछे। एक ये भी बहुत बड़ी चीज है कि जब आपको किसी और का दुख दिखता है ना, तब आपको ये लगता है यार इसका कितना बड़ा, मेरे तो इतना छोटी सी बात है ना। वहां से भी आप मूव ऑन हो सकते हो, वहां से भी आप अपने आप को जीना शुरू कर सकते हो। तो बेसिक क्या है कि फैमिली साथ हो और आपको खुद से प्यार करना आना चाहिए। करेक्ट, आप करो, सबके लिए करो, बट सेल्फ लव भी एक चीज है और जिसको आप बहुत इनोसेंट तरीके से अपने साथ निभा सकते हो, और वो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरित करती है वो चीज। सेल्फ लव तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। सेल्फ लव से तो मैं मतलब अगर आप खुद से प्यार नहीं कर पा रहे हो ना, तो दुनिया आपसे कभी प्यार नहीं करेगी। बिल्कुल सच बात है ये। जब आप खुद से प्यार करना शुरू करोगे तो लोग भी ऑटोमेटिकली फॉल इन लव विद यू। करेक्ट। मतलब मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, लोग भले ही पीठ पीछे मुझे 10 गालियां देते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट सामने में वो देखते ना मैं खुद से इतना खुद से प्यार करती हूँ कि कोई सामने मुझे नहीं बोलता कि अरे यार तेरे बाल कैसे हैं यार, अरे यार तेरे कैसे कपड़े पहनती है यार, तू कैसी दिखती है। क्योंकि मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे पता है मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ, तो लोग भी मुझे मेरे सामने वैसे दिखेंगे। पीठ पीछे भले ही वो 10 चीजें बोले, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। देखो सोनी, रूप ढलता है एक दिन, आज नहीं कल नहीं। मन की सुंदरता है ना वो कायम रहनी चाहिए। करेक्ट। तन की सुंदरता तो एक दिन ढलनी है, मन की सुंदरता कायम रहेगी तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है आपकी। सोनी, अपनी एज के बच्चों को क्या अपनी तरफ से कोई प्रो टिप देना चाहोगी? क्योंकि देखो हम जब बताते हैं ना तो ज्ञान लगता है, और जब सेम एज ग्रुप के लोग बताते हैं तो वो अच्छी लगती है चीज कि हाँ इस तरह से हम अपनी जिंदगी हैंडल कर सकते हैं। अपनी एज ग्रुप के बच्चों को मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सलाह देना चाहूंगी। एक तो अपना टाइम सोच के इन्वेस्ट करें,
क्योंकि आप कितना ज़्यादा टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया पे कर रहे हैं या कहाँ पे कर रहे हैं, बहुत मैटर करता है। अगर सोशल मीडिया पे भी कर रहे हैं आप, तो कौन से कंटेंट, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है कि जो रील्स हैं आपको आप वही दिखाएंगे जो आप देखना चाहोगे। आप दुखी हो, आप 10% दुखी हो, आपने रील्स आने लग गई, अब वो 10% कब 90% हो जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं हमेशा अपने, अगर कोई मेरा इंस्टा प्रोफाइल दिखेगा तो सोचेगा यार लाइफ हो तो ऐसी, क्योंकि मैं हमेशा खुशियाँ बांटने की कोशिश करती हूँ, गम बहुत है दुनिया में, तो आप टाइम सोच के इन्वेस्ट करो अपना। दूसरा कि ये जो जनरेशन गैप वाला मैटर है ना, ये है एक्चुअली में, तो मैंने उस पर लिखा था, एक लाइन लिखी थी कि जिनको तेरी किशोर अवस्था का गुस्सा बस बचपना लगता था, कि जिनको तेरी किशोर अवस्था का गुस्सा बस बचपना लगता था, आज उनके मन का उतार चढ़ाव तुझे मेंटल ट्रॉमा लगता है। तो अगर आप ये जनरेशन गैप की बात करते हो, जनरेशन गैप तो हमेशा होता ही है। जब आप 13-14 साल के थे ना, आप उस एज से गुजर रहे थे, टीन एज से, तो मम्मी पापा ने भी आपका गुस्सा हैंडल किया है बिना आपको कुछ डांटे या ऐसे, आपके अनवांटेड मूड स्विंग सब कुछ हैंडल किया है, तो आप भी उनके मूड स्विंग्स हैंडल करो। ये नहीं कि अभी जो चल रहा है दुनिया में कि एक लाइन है कि आज वो बीमार है, देखो देखो कितना लाचार है, कि आज वो बीमार है, देखो देखो कितना लाचार है, बच्चे व्यस्त हैं सलाह करने में, यह किसकी जिम्मेदारी है, पैसे लगाकर फायदा नहीं, अनंत इनको बीमारी है, कि वक्त पूरा हो गया है इनका, महफिल भरी है अपनों से, लगता है अब जायदाद बंटने की बारी है। तो ऐसा मत कीजिए, आप भी उनके गैप को समझिए, उस टीनेज के गैप को जब उन्होंने समझा। तीसरा, सिर्फ टारगेट कि हाँ मुझे ये बनना है से नहीं होगा, स्टेप क्या उठाने हैं, स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप्स। इवन ये भी नहीं कि आप अपने वाले स्टेप्स गिनो, बेबी स्टेप से ही आप वो चीजें अचीव करते हो। और अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ मिलियनियर या बिलियनियर सक्सेस होता है, ऐसा नहीं है। हर कोई अपनी लाइफ में सक्सेस है, हर किसी की एक सक्सेस स्टोरी है। मेरे माँ बाप बहुत सक्सेस है, क्योंकि उनके लिए सक्सेस क्या था कि मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं। बिल्कुल, हर पेरेंट्स का यही होता है। अब मान लो मैंने स्कूलिंग एक छोटे शहर से की, हाँ, तो मैंने बच्चों को बड़े शहर में पढ़ाया। करेक्ट। मैंने जिस स्कूल में पढ़ाया, मे भी उनके बच्चे उससे अच्छे स्कूल में पढ़े। ये एक अपना थॉट प्रोसेस चलता है कि जो हमने जिंदगी देखी उससे बेटर जिंदगी हम अपने बच्चों को दे पाए, तो यही एक सक्सेस होती है। ये उनके लिए सक्सेस है। बिल्कुल ये सक्सेस है। बिल्कुल पेरेंट्स का सक्सेस वही है कि बच्चे कुछ कर रहे हैं। और शादी का मैं यही कहूंगी कि सब लड़कियों से मैं यही कहना चाहूंगी, शादी सिर्फ इसलिए मत करो क्योंकि आपकी एज हो रही है जी, क्योंकि आप शादी कर लोगे, कंपैटिबिलिटी नहीं हुई, आप डिवोर्स ले लोगे, आपके झगड़े होंगे, आप अनवांटेड डिप्रेशन में जाओगे। उससे अच्छा है कि आप शादी तब करो जब आपको सच में लगे कि आप इस पर्सन के साथ पूरी लाइफ बिता सकते हो। सिर्फ इसलिए शादी मत करो कि आपकी एज हो गई है, आप 26 साल के हो गए हो, 30 के होने वाले हो। 40-40 साल की लड़कियां भी शादी करती हैं। तो डियर जिंदगी मूवी है ना, हाँ, उसमें शाहरुख का एक डायलॉग है कि कुर्सी भी खरीदने जाते हैं तो हम ठोक पीट के देख के खरीदते हैं, और ये तो शादी का बंधन है ना। तो वो अभी बहुत ज्यादा ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी ना आप परख नहीं पाते हो लोगों को इतनी इजी। फेम के पीछे बहुत मत भागो, बहुत ज्यादा मत भागो, वरना आपको पता नहीं, समझ में नहीं आएगा। आप वो भी कभी ना कभी आपके डिप्रेशन का रीजन बन जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर 4 वीडियो पे किसी के 50,000 व्यूज आ गए ना, और 5वें पे 1,000 व्यू आए, तो वो सच में डिप्रेशन में चला जाता है कि कैसे, ये क्यों नहीं हो रहा, क्या करूं। तो आप इतना इंपॉर्टेंस मत दो फेम को, आप अपना काम करो। रियल लाइफ और रियल लाइफ की बात, रियल लाइफ और रियल लाइफ का सबसे बड़ा डिफरेंस एक्सपेक्टेशंस है। आप अगर एज अ कपल भी बात करें तो आप बहुत एक्सपेक्टेशंस मान लेते हो कि अरे कपल्स तो ऐसे होते हैं, कपल्स गोल तो ये होते हैं। रियल लाइफ में बहुत एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, और दोनों को एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। एक रिश्ता निभाना उतना ही मुश्किल है जितना तोड़ना आसान है। तो अगर रिश्ता निभाना है तो दोनों की एडजस्टमेंट खुद को थोड़े थोड़े टाइम पे याद दिलाते रहो कि हाँ, हमने ये सोच के ये कदम उठाया था, हमने ये सोच के शादी को आगे बढ़ाया था, या हमारे ये सपने हैं, ये फ्यूचर प्लान्स हैं। तो अच्छा लगता है पुरानी यादों को। हाँ, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि जो मैं बता रही थी कि मूव ऑन होने में हेल्प करता है, आप अपनी पुरानी यादें खोल के देखो। मेरे पास एक पूरा बकेट है जिसमें मेरे सर्टिफिकेट्स, मेरे पेपर्स, या जो मुझे मतलब अचीवमेंट्स मिली हुई हैं, मेरे एल्बम्स, फोटो एल्बम्स बच्चों के, या उस टाइम की कहानियाँ, वो बहुत हेल्प करती है। गैलरी आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। और यही चीज़ है,
ये सारी चीजें बहुत आपको हेल्प करती हैं इन चीजों में। खुद को मत भूलो बेसिकली। आप खुद को भूल के जब किसी के लिए करते हो ना तो फिर आप डिप्रेशन में जाते हो। जब खुद को याद रखोगे तो सब ठीक होता चला जाएगा, राइट। तो चलो सोनी, आज की अपनी चिट चैट को हम यहीं खत्म करते हैं। बिल्कुल मैम, ठीक है, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मैम। आज के टॉक शो में हमने बातें की सोनी मिश्रा से, और बहुत सारी बातें नई एज के बच्चों के लिए बहुत सीख दे के जाने वाली हैं। पॉडकास्ट में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी लाइन है, कुछ बातें हैं जो आप शेयर करना चाहते हो, तो हमसे मेल पे, व्हाट्सएप पे संपर्क करना। धन्यवाद।